Hello everyone, welcome to Wajiram Pointers Daily Prelims Analysis dated 4th of August 2024. आज थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है तो नॉट फीलिंग दैट वेल, तो थोड़ी एनर्जी लो होगी, तो बियर विथ मी। पहले आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया है। तो इसके रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 311। ये क्या करता है? ये आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट्स को प्रोहिबिट करता है, सर्टेन सेट सेफ गार्ड देता है उसके अगेंस्ट कि आर्बिट्रेरी रिमूवल ना हो। अब कौन से पार्ट में आता है? ये पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और इसी आर्टिकल से हमें ये भी पता चलेगा कि क्यों हमें आर्टिकल जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने चाहिए। अगर आपने PYQs वगैरह देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि टर्म एक यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि नहीं, ये बात आप याद रखना। अब देखो आर्टिकल 311 क्या करता है? प्रोसीजर और सेफगार्ड देता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाने से पहले या डिसमिस करने से पहले या रिमूव करने से पहले या उसकी रैंक कम करने से पहले फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन दे रखा है, वो इंक्वायरी का है कि आपको इंक्वायरी तो कंडक्ट करनी पड़ेगी। इवन उस बंदे से भी पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका देना पड़ेगा कि कोई वकील उसे रिप्रेजेंट करे या कुछ भी। ठीक है। अब देखो सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं बेसिकली जितने भी डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनके अलावा जो पब्लिक जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक, तो याद रखना कि डिफेंस पर्सनल पे ये आर्टिकल नहीं लगता है। और रिमूवल कौन कर सकता है? रिमूवल ऐसी अथॉरिटी कर सकती है जिसकी रैंक इक्विवेलेंट है उसके उस बॉडी के बराबर जिसने इसे अपॉइंट किया था, या फिर उससे ऊपर है। ठीक है, उससे नीचे वाला नहीं कर सकता। अब देखो ये चीज़ इसमें दे रखी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 3(1) प्रोवाइड करता है कि 2 ग्राउंड्स पे उन्हें रिमूव किया जा सकता है। अब हम देखते हैं एक्चुअल आर्टिकल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब देखो ये है हमारा आर्टिकल 311। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा है। नो पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस, कहाँ का? यूनियन का या ऑल इंडिया सर्विस का या सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट, जो सिविल पोस्ट होल्ड करता है यूनियन के अंदर या स्टेट के अंदर। तो देखना यूनियन का बंदा हो, ऑल इंडिया सर्विस का हो, ऑल इंडिया सर्विस किस आर्टिकल में आती है? 312 में। या स्टेट का बंदा हो, शैल नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव बाई एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू विच इट अपॉइंटेड, जो मैंने अभी पहले बताया था। अगली बात देखो, नो पर्सन एज अफोर्ड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस इन रैंक। रैंक भी रिड्यूस नहीं कर सकते हो बिना इंक्वायरी किए, बिना उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए कि उसे सुनने की अपॉर्चुनिटी देना, कि मतलब उसकी बात भी तो सुन लो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन एक्सेप्शन से प्रोवाइड करता है कि इस ऊपर वाले केस का एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो थ्रेटन हो रही है, तो गवर्नर या प्रेसिडेंट उसे ये कह सकते हैं कि इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है, उसके बाद जो भी एक्शन लेंगे वो प्रेसिडेंट और गवर्नर लेंगे। और देखो यहाँ लिखा वेयर द अथॉरिटी एम्पावर्ड, जो भी ऊपर बात हुई थी कि डिसमिस कर सकती है, रिमूव कर सकती है, वो सेटिस्फाई है कि अभी हमारे पास रीजनेबली प्रैक्टिसेबल नहीं है इंक्वायरी करना, तब इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है। और देखो तीसरा रीजन लिखा है वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू द कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। अगर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज हो रहा है उसके कंडक्ट की वजह से, तब इंक्वायरी करना ज़रूरी नहीं है। ठीक, अब इससे क्या पता चला कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जितनी बातें हमने इस आर्टिकल में देखी उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि इस चीज़ के बारे में, एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय के बारे में। तो ये किसी रूल में लिखा होगा बेसिकली, इन्होंने वाजीराम वाले वगैरह हैं, ये कहीं आर्टिकल से कॉपी किया होगा, तो वहाँ ध्यान से तो देखा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी नहीं है और इन्होंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया कि लिखा है कि आर्टिकल 311 प्रोवाइड करता है ये चीज़। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भले किसी रूल में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट ये रूल वगैरह में होगा, ये आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्टेटमेंट आती है तो ये नहीं लिख सकते ना भाई, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। बाकी क्या है, वही इंक्वायरी वगैरह करनी पड़ेगी। इसमें भी देखो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है प्रोबेशनरी एम्प्लॉय जो है, ये भी एक्सेप्शन लिखा है। ठीक, तो ये भी अगर पूछते कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि प्रोबेशनरी एम्प्लॉय को ऐसे कर सकते हैं, नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, ये किसी रूल में होगा कि प्रोबेशनरी एम्प्लॉय होता है उसको तो ऐसे डिसमिस कर सकते हैं, उसके लिए इंक्वायरी जरूरत नहीं है क्योंकि
उसे अभी तो माना ही नहीं जाता ना कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया है, सिविल सर्वेंट हो गया है। रेमेडी क्या है कि आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो बस इतना ही काम का था। तो हुआ क्या है कि नामदफा नेशनल पार्क में 61 साल बाद 4 रिंग बटरफ्लाई दिखी है। ये क्या है, ये काम की नहीं है। और जो काम का है किस पार्क में दिखी है, नामदफा नेशनल पार्क में, तो ये काम का है। अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में एक याद रख लो, AMDM, ये बेसिकली हिल्स के नाम है। ये हो गई अबोर, मीरी, डाफला, मिशमी, मिसमी। ठीक, तो AMDM याद रख लो। AM मतलब मॉर्निंग वाला और DM जो बनना चाहते हो। तो इसमें जो मिशमी है वो है, उसमें ये नेशनल पार्क मिलता है। ठीक, अब इस मिशमी हिल में कौन सा वो रेंज है, डाफा रेंज। मैंने अभी बताया ना AMDM, तो जो D है ये डाफला है। ठीक है, ये डाफला हिल है, ये अलग है इससे, डाफा रेंज से, डाफा बूम रेंज से। ठीक, बाकी और इसके इस साइड कौन सी है, वो पटकाई पटकाई रेंज है। पटकाई रेंज कौन कौन से स्टेट में मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, फिर हमारे म्यांमार में मिलेगी, और हमारे जो देखो हो गया कि जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है हमारा पटकाई रेंज। तो वो बॉर्डर करता है इनको। और रिवर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो जिसके रिवर के नाम पे ही है, नामदफा रिवर। अब एक रिवर और फ्लो करती है यहाँ से, जिसका नाम है नाव देहिंग रिवर। नाव देहिंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो जो नामदफा रिवर है ये जाके मिल जाती है नाहो देहिंग रिवर से। ठीक है, और ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है। और एक चीज़ और, ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एरिया वाइज। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, हिमेश नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख में। ठीक, और ये वर्ल्ड का ओनली पार्क है जिसमें 4 फेलाइन स्पीशीज मिलती हैं। देखो याद रख लो, क्लाउड है और स्नो हुई, तो क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड हो गया, फिर नॉर्मल लेपर्ड हो गया। 3 तो लेपर्ड हो गए ये, और एक हमारा टाइगर जिंदाबाद। टाइगर का स्टेटस क्या है, कमेंट करो। बाकी और देखो, वर्ल्ड का नदर्न मोस्ट लोएस्ट, ठीक, लोएस्ट नहीं सॉरी, लो लैंड, नदर्न मोस्ट लोएस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो यहीं मिलता है। अब इसका थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। देखो, तो ये वाला जो है ये हमारा है नामदफा नेशनल पार्क। अब ये ट्राई जंक्शन पे है। अब देखो अरुणाचल पता होगा कि ईस्टर्न मोस्ट है स्टेट है हमारा, तो ये हो गया हमारा म्यांमार। ठीक, और ये चाइना हो गया इधर ही, तो म्यांमार, चाइना, और इसके ट्राई जंक्शन पे है ये। बाकी कुछ काम का नहीं है, अगले में चलते हैं। अब महिला स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो क्या है, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। अब जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम है ये बेसिकली एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स स्कीम है। इसमें क्या होता है कि ये मोबिलाइज करती है पैसे फ्रॉम पब्लिक, ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें और उनकी सेविंग्स जो है एक सही जगह पे इन्वेस्ट हो, जिससे गवर्नमेंट भी उससे फर्दर इन्वेस्ट करके पैसा कमा सके, और जो हमारे पब्लिक है इसको भी एक एश्योर्ड अमाउंट ऑफ इनकम मिले, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं तो इनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस तो नील ही हो गए। ठीक, तो ये देखो, ये बेसिकली 9 तरीके की होती हैं। पहली क्या है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ये सब याद रखना है। ये हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट हो गया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसान विकास पत्रा हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम हो गई। ठीक है, तो ये हो गई। और ये इसमें जो रेट्स होता है, मतलब कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो रेट है वो हर क्वार्टर में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, चेंज करती है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उस मतलब सेम मैच्योरिटी की गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेम मैच्योरिटी का मतलब कि जिनका टेन्योर जो होगा वो सेम होगा, मतलब जैसे ये स्कीम है उसी का टेन्योर होगा। और इसका जो पैसा होता है ना, जो भी मोबिलाइज होता है पैसा इसमें पब्लिक से, वो जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, जो कि फंड किसके अंदर है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आता है। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कि महिला सेविंग सर्टिफिकेट क्या है।
तो ये जो हुआ ये बजट 2023 में लॉन्च किया गया 2 साल के लिए, 2 ईयर है, तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होता है, क्योंकि अब ये तो खत्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली पैसा वुमेन से मोबिलाइज करना फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स हो गए, इन सब में। और तो इसमें कोई भी वुमेन खोल सकती है, माइनर खोल सकता है अकाउंट। मिनिमम पैसा कितना है, 1000 रुपये। 1000 के बाद अगर आपको मिल देना, जैसे 1000 के 100 के मल्टीपल में दे सकते हो, जैसे कि 1100 हो गया, 1200 हो गया, ऐसे दे सकते हो। लेकिन अप टू कितना दे सकते हो, 2 लाख। अब याद रखने वाली बातें क्या है कि देखो, रेट इसका है 7.5%, 2 ईयर की स्कीम है। 1 साल बाद हम 40% निकाल सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब सेम वुमेन कैन ओपन मल्टीपल अकाउंट्स 3 महीने बाद, ठीक है, पहला अकाउंट खुलने के 3 महीने बाद। बट टोटल डिपॉजिट दोनों अकाउंट में जो होना चाहिए वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। जो मैंने पहले स्मॉल सर्टिफिकेट स्कीम्स बताई उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है कुछ में, सब में नहीं, वैसे ही इसमें नहीं मिलता है, ठीक। जैसे स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि सारे जो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट वाले हैं उनमें क्या सेम मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है, और ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं मिलता है, ठीक। अगले में चलते हैं। इसमें इंडिया क्या कमिट कर रहा है, ये कुछ काम का नहीं है। बस इतना याद रखना है कि WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे बन रहा है, जामनगर गुजरात में बन रहा है, ठीक। और दूसरा चीज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, और इसमें सिर्फ इंडिया की ही ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं होगी, बाहर की भी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होंगी उसको लिया जाएगा। बेसिकली मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ताकि जो एडॉप्शन रेट है ट्रेडिशनल मेडिसिन का वो बढ़े। बस और कुछ काम का नहीं है। बेसिकली जो प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है इसका 4 वर्जन लॉन्च हो गया है, तो ये काम का नहीं है। बस इसमें काम की बात क्या है कि ये जो है कौन देखता है, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है, ठीक। अब इसमें काम की बात क्या है कि इसी प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम से जो हमारा CPI इन्फ्लेशन वगैरह का डेटा है वो यहीं से मिलता है, RBI भी यहीं से लेती है, गवर्नमेंट भी यहीं से डेटा लेती है। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। ये काम का तो नहीं है, बट इतना जान लो कि ये ऐसी कोई एक्सरसाइज हुई थी, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज रशिया में हुई थी, जहाँ पे इंडिया की INS तबर ने पार्ट लिया था। काम का नहीं है, बट नेक्स्ट चलते हैं। इस आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है, बस इतना याद रखना है कि टाइपून के व्हीकल जो है ये है, बस ऐसा कुछ खास इसमें कुछ है नहीं जो डिस्कस किया जाए। बेकार आर्टिकल है।